Hi guys, welcome back once again to Judicious, Amit Sharma Law Classes. Today we will be taking up a case study discussion, and the case which we will be studying today is basically a very frequently discussed as an introductory contract law case, and often it is the first legal case a student studies in the law of contract. And the name of today's case is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. So let's begin by discussing the facts of the case. See, this case is basically based around the year 1889-1890, जब पूरे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, एंड इट वाज नेम्ड एज एशियाटिक फ्लू और रशियन फ्लू. एंड वर्ल्ड ओवर दिस पेंडेमिक किल्ड अराउंड 1 मिलियन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट. इसको लास्ट ग्रेट पेंडेमिक ऑफ द 19th सेंचुरी भी बोलते हैं. तो ये बात उस जमाने की है जब ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई थी. इसी दौरान देयर वाज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने स्मोक बॉल, और इस कंपनी ने क्लेम करा कि ये जो इनकी जो मेडिसिन है यानी कि स्मोक बॉल, ये इट कैन बी अ क्योर फॉर इन्फ्लुएंजा एंड अ नंबर ऑफ अदर डिजीजेस, जो उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर शो भी कर रखा है. यहीं तक ही नहीं, मैन्युफैक्चरर ने इसके आगे ये क्लेम करा कि अगर उनकी मेडिसिन को कोई भी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस यूज करता है और उसके बाद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको 100 पाउंड एज अ रिवॉर्ड देंगे. ठीक. अपनी इस बात की सिंसियरिटी को प्रूव करने के लिए कंपनी ने 1000 पाउंड एक बैंक के अंदर डिपॉजिट करके भी रख दिए, जस्ट टू सब्सटैंशिएट देयर क्लेम. नाउ इस जो उन कंपनी का क्लेम था उसकी वजह से उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई. कई हजार के तादाद में ये स्मोक बॉल्स बिकने लगे. अच्छा खासा कंपनी को मुनाफा हुआ. और मजे की बात यह है कि किसी भी केस में अभी तक किसी भी बंदे को कार्बोलिक स्मोक बॉल यूज करने के बाद इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ. ऑल वॉज गुड until one day there is an entry of this lady, Mrs. Lucia Elizabeth Carlyle. इन्होंने भी वो एडवर्टीजमेंट देखा, एक वो मेडिसिन खरीदी, उसको प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 2 महीने तक इन्होंने कंज्यूम करा और फिर भी इनको फ्लू हो गया. अब बिल्कुल जनरल सी बात है कि ये क्लेम करेंगी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से वो रिवॉर्ड यानी कि 100 पाउंड का रिवॉर्ड. अब कंपनी ने जो रिप्लाई दिया ना उनके इस क्लेम का, दैट वाज दैट कि हमें भैया हमारी अपनी जो हमारी स्मोक बॉल कंपनी है उसकी एफिकेसी यानी उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो उसका काम करने का तरीका है सब कुछ, उस पर हमें पूरा भरोसा है, प्रोवाइडेड वो मेडिसिन आपने ढंग से ली हुई. और यानी कि टेक्निकली उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि वेदर मिसेस कार्लिल हैव एक्चुअली यूज्ड द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड और नॉट. कंपनी ने ये भी कहा कि हम अपने आप को फ्रॉडुलेंट या कोई फ्रॉड ना हो हमारे साथ, फ्रॉड क्लेम से बचाने के लिए हम ये चाहेंगे कि मिसेस कार्लिल हमारे ऑफिस पर रोज आएं और यहीं पर ही आके वो मेडिसिन कंज्यूम करें और हमारे सेक्रेटरी पर्सनली ये चीज चेक करेंगे. किसी भी कस्टमर को ये बात अच्छी नहीं लगेगी. ऐसा ही हुआ मिसेस कार्लिल के साथ और उन्होंने कोर्ट में एक जो है क्लेम फाइल करा. नाउ लेट्स सी के कंटेंशन क्या था कंपनी के एडवोकेट्स था, यानी कि उनकी तरफ से क्या वहां पर आर्ग्यूमेंट्स रखे गए. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी ओवर हियर. ठीक है. तो कंपनी की तरफ जो कंटेंशन था, पहला एक्सेप्टेंस. हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर आप देखें, कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है. राइट. ये बात क्लियर है. सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला मिसेस कार्लिल ने तो अपनी इस चीज की कि मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट करी है कंपनी की, ये एक्सेप्टेंस कंपनी को दी ही नहीं. और तीसरा पॉइंट, ऑफर तो मिसेस कार्लिल के लिए था ही नहीं इन पर्टिकुलर, ये तो एक जनरल ऑफर था. ओके. सो देन हाउ एंड व्हाई कैन मिसेस कार्लिल क्लेम फॉर दैट रिवॉर्ड, बिकॉज इनको तो ऑफर हमने दिया ही नहीं. इन 3 पॉइंट के बेसिस पर कंपनी के एडवोकेट्स ने बोला कि द कंपनी इज नॉट लायबल टू पे द रिवॉर्ड, यानी कंपनी को कोई जरूरत नहीं है ये रिवॉर्ड पे करने का. नाउ लेट्स सी के आफ्टर हियरिंग ऑल दिस कंटेंशन ऑफ द कंपनी,
what was the decision of the court? कोर्ट ने यहां पर बोला कि ऑफर तो जनरल पब्लिक को भी दिए जा सकते हैं, और ऐसे ऑफर जो जनरल पब्लिक को दिए जाएं, उन ऑफर की अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ये अपने आप में एक सफिशिएंट एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और ऐसी एक्सेप्टेंस जो आपने एक जनरल ऑफर की दी है बाय फुलफिलिंग ऑल ऑफ इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड, सच एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। हेंस मिसेस कार्लिल को कंपनी की तरफ से पूरा क्लेम रीइंबर्स होना चाहिए। अब क्या प्रोविजन था या क्या वो लॉ था जिसके बेस पर ये जजमेंट कोर्ट ने दिया? तो इसके पीछे जो प्रोविजंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं। देखिए, जनरल ऑफर यानी कि वो ऑफर जो जनरल पब्लिक को दिए जाए ना, ऐसे ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। जरा खुद सोचिए, अगर आप किसी सरदर्द की गोली लेने किसी केमिस्ट के पास जा रहे हैं या किसी और जनरल मेडिसिन आपने परचेज करी है, तो क्या आप वो परचेज करने के बाद उस कंपनी के मालिक को या उस कंपनी के ऑफिशियल मैनेजर है, जो भी उनके मैनेजमेंट है, क्या आप उनको हर बार मेल करते हैं कि सर आई हैव परचेज्ड योर सो एंड सो मेडिसिन फॉर हेडेक, तो प्लीज अगर मुझे वो नहीं होता है ये ठीक, तो मैं आप पे क्लेम करूंगा? ऐसा हर बार तो नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। उसकी एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी अगर आपने उस मेडिसिन को या जो भी वो प्रोडक्ट है जो जनरल ऑफर के साथ जो भी ऑफर है उसके साथ एसोसिएटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने फॉलो करा हो, देन इट इज कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली टू बी एन acceptance, and such acceptance need not be communicated. Only fulfillment of the terms and conditions associated with the offer, if they have been followed and complied to, then it is enough. So that was our today's case. आप ऐसे ही केस हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, and we will see you next in our next video. Till then, bye bye and take care. Thank you so much.